हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन प्रीवियस ईयर के टॉप 40 क्वेश्चन को, यानी शिक्षा शास्त्र के टॉप 40 क्वेश्चन जो 2023-24 में पूछा गया प्रश्न है। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला सन 1981 नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है सन 1982 आंध्र प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है सन 1963 गुजरात में और चौथा ऑप्शन है सन 1987 कोटा में। तो भारत का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी आंध्र प्रदेश में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन है, कैसा है? ऑप्शन पहला है किसके लिए? ऑप्शन पहला है कामकाजी महिलाओं के लिए, दूसरा ऑप्शन है दिव्यांगों के लिए, तीसरा है वे लोग जो नौकरी करते हैं और चौथा उपरोक्त सभी के लिए। तो जो दूरस्थ शिक्षा है उपरोक्त सभी के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए भी है, दिव्यांगों के लिए है और वे लोग जो नौकरी करते हैं वो भी चाहे तो पार्ट टाइम में दूरस्थ शिक्षा से अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, निरौपचारिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पहला है शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो निरौपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य है शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना भी है और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना है। दोनों ऑप्शन इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पहला है प्रशिक्षण देना, दूसरा है ज्ञान प्रदान करना, तीसरा सीखना तथा सिखाना और चौथा ऑप्शन है चरित्र का निर्माण करना। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला धर्म का पालन करना, दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति करना, तीसरा आध्यात्मिकता का विकास करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था उपरोक्त सभी था, धर्म का पालन करना भी, मोक्ष प्राप्ति भी और आध्यात्मिकता का विकास करना भी। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है, अनौपचारिक का उदाहरण क्या है? अनौपचारिक का मतलब होता है जिस शिक्षा में समय और स्थान दोनों निश्चित नहीं होता है। तो अनौपचारिक साधन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है खुला विश्वविद्यालय, तीसरा है परिवार और चौथा है स्कूल। तो जहाँ समय और स्थान निश्चित नहीं होता तो हमारा परिवार होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ सीखने का ना ही टाइम निश्चित है और ना ही जगह निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन पहला है कानपुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रयागराज में है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन पहला है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करना, तीसरा है नागरिकता का प्रशिक्षण देना और चौथा उपरोक्त सभी। तो परिवार का शैक्षिक कर्तव्य तीनों है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है, सांस्कृतिक विरासत का स्थानांतरण भी करना है और तीसरा है नागरिकता का प्रशिक्षण देना। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी कहाँ की जाती थी? ऑप्शन पहला है गुरुकुल में, दूसरा ऑप्शन है मठ में, तीसरा है विहार में और चौथा है विद्यालय में। तो वैदिक काल में, प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा ऑप्शन है टैगोर और चौथा है पेस्टोलॉजी। तो शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है, यह कथन पेस्टोलॉजी का है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी, जिसे इग्नू शॉर्ट में इग्नू कहते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है सन 1945 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1963 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1985 में और चौथा ऑप्शन है सन 1988 में। तो इंदिरा गांधी इग्नू की स्थापना जो हुई थी सन 1985 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पूर्व नियोजित शिक्षा को कहते हैं, पूर्व नियोजित यानी कि पहले से नियोजित शिक्षा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, पूर्व नियोजित शिक्षा को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जिस शिक्षा में समय और स्थान दोनों निश्चित होता है, यानी कि पहले से नियोजित की गई हो शिक्षा, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समुदाय का अर्थ है। ऑप्शन पहला है व्यक्तियों के समूह से, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे की सहायता करना, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शब्द में ई का क्या तात्पर्य है? शिक्षा शब्द में जो ई आता है उसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहले है आगे बढ़ना, दूसरा है अंदर से, तीसरा है विकास करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द में जो ई का अर्थ होता है ना, वो अंदर से होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? दोनों ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, दोनों ध्रुव कौन कौन से? सबसे पहले ये जान लीजिए शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक तथा शिक्षार्थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, शिक्षक तथा छात्र। अगला क्वेश्चन है आत्मानुभूति एवं आत्माभिव्यक्ति का शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला शिक्षा के नैतिक उद्देश्य से, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से और चौथा ऑप्शन है शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से। तो आत्मानुभूति एवं आत्माभिव्यक्ति का जो संबंध है वो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से संबंध है। आत्मानुभूति का मतलब होता है अनुभव करना, स्वयं अनुभव करना, तथा आत्मव्यक्ति का अर्थ होता है अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना या प्रकट करना। तो ये शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का है। संकीर्ण अर्थ है पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रत्यक्ष अर्थ है, तीसरा है व्यापक अर्थ है और चौथा वास्तविक अर्थ है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, व्यापक, फैला हुआ। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन पहला है केवल बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है केवल युवा अवस्था में, तीसरा है जब तक विद्यालय में रहें और चौथा है जीवन पर्यंत। तो इसका जो राइट आंसर है व्यापक अर्थ के अनुसार जीवन पर्यंत होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है वैदिक काल में बालक के औपचारिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार के द्वारा होता था? ऑप्शन पहला है विद्यारंभ संस्कार, दूसरा ऑप्शन है उपनयन संस्कार, तीसरा है पबज्जा संस्कार और चौथा है समावर्तन संस्कार। तो वैदिक काल में जो बालक के औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता था वो विद्यारंभ संस्कार से होता था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला शिक्षा एक अविरल प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा गतिहीन प्रक्रिया है और चौथा ऑप्शन है शिक्षा स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन गलत है? गलत है शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया, शिक्षा गतिहीन नहीं है प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बल्कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भाग में विभक्त था? जो वैदिक काल में पाठ्यक्रम था वो कितने भाग में विभक्त था? ऑप्शन पहला है पराविद्या, दूसरा है अपरा विद्या, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। जो उपनयन संस्कार था उसकी
आयु निर्धारित थी? ऑप्शन पहला है 8 से 12 वर्ष के मध्य, दूसरा 8 से 13 वर्ष के मध्य, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष के मध्य और चौथा है 8 से 10 वर्ष के मध्य। तो उपनयन संस्कार की जो आयु निर्धारित थी 8 से 12 वर्ष के मध्य। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में गुरु शिष्य के मध्य संबंध कैसा था? वैदिक काल में गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो कैसा था? ऑप्शन पहला है स्वामी सेवक के रूप में, दूसरा है पिता और पुत्र के रूप में, तीसरा है सहोदर के रूप में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो पिता और पुत्र के जैसे था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि कैसी थी? ऑप्शन पहला है स्वाध्याय विधि, दूसरा ऑप्शन है भाषण विधि, तीसरा है वाद विवाद विधि और चौथा है पृक्ष-सभी। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो पृक्ष-सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है एजुकेशन इन एंशियंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन पहला है डॉक्टर एस अल्टेकर ने, दूसरा है इवान इलिच ने, तीसरा है महात्मा गांधी ने और चौथा है स्वामी विवेकानंद ने। तो डॉक्टर एस अल्टेकर का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी कारक क्या है? एक प्रजातांत्रिक जो देश है उसमें सामाजिक परिवर्तन करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो सबसे प्रभावी कारक क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है धर्म, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है परिवार और चौथा है समुदाय। तो एक प्रजातांत्रिक देश में समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे प्रभावी कारक शिक्षा हो सकता है, एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है जॉन डीवी, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है माइकाइवर और चौथा है ओटावे। तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हैं जॉन डीवी हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्यालय तथा परिवार में परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय तथा परिवार में परस्पर संबंध स्थापित करना है तो किसके माध्यम से हम संबंध अच्छा स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन पहला है खेल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नाटक द्वारा, तीसरा है अभिभावक अध्यापक संघ स्थापित करके और चौथा है स्वतंत्रता दिवस मना करके। तो विद्यालय तथा परिवार में परस्पर संबंध स्थापित करना है तो अभिभावक अध्यापक संघ स्थापित करके किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त ने, दूसरा है विष्णुगुप्त ने, तीसरा है कुमार गुप्त ने और चौथा है हर्षवर्धन ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो कुमार गुप्त ने किए थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अनौपचारिक का मतलब जहाँ समय और स्थान दोनों निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन पहला है परिवार, दूसरा है स्कूल, तीसरा है खेल का मैदान और चौथा है समाज। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, स्कूल नहीं है, औपचारिक शिक्षा का साधन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहाँ समय और स्थान निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक हैं। शिक्षा के जो व्यक्तिक उद्देश्य था उसके समर्थक कौन है? ऑप्शन पहला है डेविस, दूसरा है टीपीनन, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के जो समर्थक हैं टीपीनन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक दक्षता को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में किसने दिया था? सामाजिक दक्षता को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में किसने दिया था? ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा है रूसो, तीसरा है एडलर और चौथा है जॉन डीवी। तो सामाजिक दक्षता को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में जो देने वाले व्यक्ति थे वो जॉन डीवी थे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बालक की प्रथम पाठशाला है। जो बालक की पहली पाठशाला होती है वो कौन सी होती है? उसका सहपाठी होता है, पहला ऑप्शन, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है समाज और चौथा है परिवार। तो बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है उसका परिवार होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन पहला है स्पेनिश से, दूसरा है लैटिन से, तीसरा है ग्रीक से और चौथा है फ्रेंच से। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का शैक्षिक कार्य है। परिवार का शैक्षिक कार्य है, ऑप्शन पहला है बालक का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा है संस्कृति का स्थानांतरण करना, तीसरा है नागरिकता का प्रशिक्षण देना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो परिवार का जो शैक्षिक कार्य है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, ऑप्शन पहला है शिक्षा एक वस्तु है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा एक व्यवसाय है, तीसरा शिक्षा एक पुस्तक है और चौथा ऑप्शन है शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, ऑप्शन पहला है व्यक्ति का मानसिक विकास करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति को शिक्षक बनाना, तीसरा है व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना और चौथा है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है, व्यक्ति को शिक्षक बनाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन पहला विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, दूसरा है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना, तीसरा है बालक का मानसिक विकास करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का जो अर्थ है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा का ब्लू जैकेट उद्देश्य संबंधित है। शिक्षा का जो ब्लू जैकेट उद्देश्य वो किससे संबंधित है, ऑप्शन पहला सामाजिक उद्देश्य से, दूसरा ऑप्शन है व्यवसायिक उद्देश्य से, तीसरा है शारीरिक उद्देश्य से और चौथा है लोकतांत्रिक उद्देश्य से। तो शिक्षा का जो ब्लू जैकेट उद्देश्य वो किससे संबंधित है, शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। जो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कैसा था, ऑप्शन पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।